वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम अपनी पुरानी बातों को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसमें आपने देखा था कि एक्चुअली रेस्पिरेशन का जो कल्मिनेशन है, यानी जो उसका टर्मिनल पॉइंट है, यानी उसकी आखिरी स्टेज, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। तो क्या होता है, हम कुछ भी खाते हैं जिसमें प्रोटीन है, जिसमें लिपिड है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, इन सभी से फाइनली एसिटाइल CoA बनता है ना। और ग्लूकोज अगर डायरेक्टली मिल गया तो ग्लाइकोलिसिस से एसिटाइल CoA बना दिया जाएगा। ठीक है, ये एसिटिल CoA TCA साइकिल में एंटर करता है, जिसमें NADH और FADH2 बनते हैं। और ये NADH और FADH2 कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स हैं। और ये इलेक्ट्रॉन फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दे दिए जाते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन पास होकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक जाएंगे, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन को उठाकर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इकट्ठा करेंगे, जिसकी वजह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी उसके दोनों तरफ, प्रोटॉन एसिमेट्रिक सिचुएशन में आ जाएंगे। प्रोटॉन के पास चार्ज भी है और उसके पास केमिकल नेचर भी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मैट्रिक्स की तरफ कम हो जाएंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, यही इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अपने आप में एक एनर्जी रखता है, और वो एनर्जी से जो फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स से ATP सिंथेज मॉलिक्यूलर मोटर होती है, वो रोटेट करेगी और इन प्रोटॉन को वापस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से किधर लेकर आएगी? मैट्रिक्स में, और ADP के साथ एक फॉस्फेट अटैच कर देगी, यानी ATP का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स था, इसको हम यूजुअली, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल स्पीसीज प्रोटॉन है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये तो था ATP सिंथेसिस की बात। अब हम फाइनली इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जिसके साथ आपका रेस्पिरेशन वाला जो यूनिट है सिलेबस का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और वो ये है कि ATP को एनर्जी करेंसी के फॉर्म में हम काम में लेते हैं। ये हम 11-12 से लगातार पढ़ते चले हैं। ATP का पूरा नाम आपको सबको पता है, होना भी चाहिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जरा हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्यों एनर्जी करेंसी के तौर पे सेल में काम में लिया जाता है। दूसरे भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी तो एनर्जी दे सकते हैं, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो वन बाय वन हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेसिकली दो टाइप की सेल्स होती है न्यूट्रिशन के बेसिस पे, हेटेरोट्रॉफिक और दूसरी फोटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक सेल्स में प्लांट सेल्स जैसे कॉमन है, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं और लाइट एनर्जी से ATP का सिंथेसिस करवा दिया जाता है, और उस फिनोमेना का फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला जाता है। हेटेरोट्रॉफिक सेल्स जो होती हैं, वो बाहर से मिलने वाले केमिकल्स पे जिंदा रहती है, उनसे वो एनर्जी डेराइव करती है। तो उन केमिकल से जो फ्री एनर्जी लेती है, उन केमिकल्स या न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल जिनको कहते हैं हम, उस फ्री एनर्जी को वो ATP बनाने में काम में लेती है, और ये जो फ्री एनर्जी होगी वो ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन के थ्रू ATP में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और ATP ज़्यादातर एंडरगोनिक प्रोसेसेस के लिए काम में आता है। एंडरगोनिक प्रोसेसेस का मतलब वो सारी प्रोसेसेस
जिसमें एनर्जी चाहिए, बाहर से कोई एनर्जी देगा तो ही वो प्रोसेस होगी, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं हो सकती। जैसे कौन कौन सी प्रोसेसेस हो सकती है? मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट का बनना या मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन में हम देखते हैं बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। प्रोटीन्स जिसमें अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं, उसमें भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी प्रोसेस के बारे में बात करें तो मेजर प्रोसेस में आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या केमिकल ग्रेडियंट। अगर किसी मॉलिक्यूल को पुश किया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक बस में बहुत सारे इंसान हैं, अगर आपको उसमें चढ़ना है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि आपको धक्का लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर बस से भरी हुई बस में से उतरना है तो आपको कुछ नहीं करना, लोग धक्का देके ऑटोमेटिकली आपको उतार देंगे, तो वो पैसिव प्रोसेस होती है। तो एक्टिव प्रोसेस क्या होती है? कम कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। तो इसी तरीके से सेल्स में मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर करवाना है तो हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है? यूजुअली एटीपी। तीसरा टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो होती है मैकेनिकल मोशन। जैसे हमारी मसल सेल्स है, हमें अच्छे तरीके से पता है एक्टिन और मायोसिन का जो इंटरेक्शन होता है, उनका जो मोशन होता है, एक्टिन फाइबर पे मायोसिन हेड का मूवमेंट जो होगा वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें भी मायोसिन को किसकी ज़रूरत पड़ती है? एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब ये जो एटीपी है, ये एनर्जी जब देता है तो एडीपी और ऑर्थोफॉस्फेट इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी एक फॉस्फेट टूटा, और कभी कभी दो फॉस्फेट टूट जाते हैं तो एएमपी और पायरोफॉस्फेट या दो फॉस्फेट रिलीज होते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें एटीपी ग्रुप ट्रांसफर से एनर्जी को डोनेट करता है। सिंपल हाइड्रोलिसिस से एटीपी बहुत कम रिएक्शंस को ही एनर्जी दे पाता है। ज़्यादातर क्या करता है? वो ग्रुप ट्रांसफ़र करता है। अब कौन कौन से ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा? देखिए, यहाँ पे या तो फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कर देगा, या एएमपी को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, या पायरोफॉस्फेट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जो तरीके हैं, इन ग्रुप्स के ट्रांसफ़र के थ्रू ही एनर्जी को एटीपी डोनेट कर पाता है। किनको? जो सब्सटेंसेस हैं या जो एंजाइम्स हैं। ठीक है। जो एक सिंपल सा कंसेप्ट हम सब लोगों को सुनने को मिलता है कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसलिए एटीपी एनर्जी दे देता है, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ कुछ रिएक्शंस के लिए ही ठीक है। ज़्यादातर रिएक्शंस में एटीपी क्या करता है? ग्रुप ट्रांसफ़र करता है और उसके थ्रू एनर्जी को डोनेट करता है। कैसे करता है वो हम देखेंगे। जैसे ये आप एक जो हमने अभी कंसिडर किया, आप टॉप पे देखेंगे एक एटीपी मॉलिक्यूल है जिसमें 3 फॉस्फेट हैं। अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी और एडीपी और ऑर्थोफॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है। पीआई मतलब ऑर्थोफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसी तरीके से एटीपी का हाइड्रोलिसिस कभी कभी होता है तो एएमपी और पायरोफॉस्फेट बनता है, जिसमें 2 फॉस्फेट आपस में जुड़े हुए हैं, और ये फाइनली फर्दर हाइड्रोलाइज होंगे और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएंगे। तो ये 2 तरीके एटीपी के हाइड्रोलिसिस के हमने सिंपल डायग्राम में इसमें देखे, जिसमें आपको एटीपी का स्ट्रक्चर भी समझ में आ पा रहा है। जिसमें क्या क्या होता है? राइबोज शुगर है 5 कार्बन की, उसके फर्स्ट कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? एडेनिन, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, और उसके 5th कार्बन पर 3 फॉस्फेट कॉन्सिक्वेंटली अटैच्ड है। ठीक है। अब एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस है वो फेवरेबल क्यों है? पहली चीज, एटीपी में यूजुअली टर्मिनल फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अगर कोई अटैक होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थोफॉस्फेट, और दूसरा कौन सा बनेगा? एडीपी। अब ये इसलिए फेवरेबल है कि जो ऑर्थोफॉस्फेट है वो
स्टेबलाइज कर लिया जाता है, खुद स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू, इसलिए वो वापस रिवर्सिबल रिएक्शन में बहुत कम ही प्रोसीड कर पाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट है एडीपी, वो आयनाइज हो जाता है इमीडिएटली। क्यों आयनाइज हो जाता है? क्योंकि वो प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। और प्रोटॉन को क्यों रिलीज कर देता है? क्योंकि यूजुअली सेल्स में पीएच कितना होता है? 7 के आसपास। ठीक है, तो वहां पे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। पीएच 1 पे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, जैसे जैसे पीएच बढ़ता चला जाता है प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाता है। ठीक है, और क्योंकि किसी पर्टिकुलर सेल में जो एडीपी और ऑर्थोफॉस्फेट है उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए एटीपी हाइड्रोलिसिस फेवर कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि एटीपी का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और एडीपी और ऑर्थोफॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन चैनलाइज होता है। ओके, बाकी आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब सेल्स में एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, पानी ज़्यादा होता है, तो उसमें एटीपी थर्मोडाइनेमिकली तो अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फॉस्फोरिल ग्रुप को आसानी से दे सकता है और इसलिए उसका आसानी से हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो सकता है और उसमें काफ़ी सारी एनर्जी निकलेगी। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इज द हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस, लेकिन ये काइनेटिकली स्टेबल है। कितनी पीएच पर? पीएच 7 पर। क्यों काइनेटिकली स्टेबल का मतलब क्या हुआ? काइनेटिकली स्टेबल का मतलब ये हुआ कि जो एटीपी हाइड्रोलिसिस की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो उसको चाहिए हाइड्रोलिसिस के वक्त, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और अगर उसको कैटलाइज करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होगा तो वो आसानी से ऑटोमेटिकली एटीपी अपना फॉस्फोरिल ग्रुप डोनेट नहीं करेगा। चाहे उससे मांगने वाले फॉस्फोरिल ग्रुप को मांगने वाले कितने भी एक्सेप्टर हों, वो आसानी से डोनेट नहीं करता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस तो है, लेकिन ये प्रोसेस तभी संभव है जब एंजाइम्स इस प्रोसेस को करवाएं, अदरवाइज ये प्रोसेस बहुत मुश्किल प्रोसेस है। ओके, तो आपको इस स्लाइड से 2 बातों पे फोकस करना है कि एटीपी थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है, मतलब वो फॉस्फोरिल ग्रुप को इजीली डोनेट कर सकता है, लेकिन एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस है वो हाइड्रोलिसिस तभी संभव है जब एंजाइम्स प्रेजेंट हों, अदरवाइज वो हाइड्रोलिसिस होना सेल में पीएच 7 पर होना बहुत मुश्किल है। और जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, जैसे हम फ्री एनर्जी चेंज को यूजुअली जब हम लैब में काम करते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशंस रखते हैं। उस स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम यूजुअली रखा करते हैं। तो साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेंट्रेशन पे स्टैंडर्ड कंडीशंस में देखा कि एटीपी कितना एनर्जी डोनेट करता है या उसका फ्री एनर्जी चेंज क्या है। तो फ्री एनर्जी चेंज कितना होता है? -7 किलो कैलोरी पर मोल या 30 किलो जूल। ठीक है, माइनस का मतलब होता है कि ये काम आसानी से हो जाएगा। ओके, बट सेल के अंदर, लिविंग सेल में, इसका जो एक्चुअल फ्री एनर्जी है एटीपी हाइड्रोलिसिस का, वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एटीपी हाइड्रोलिसिस बहुत आसानी से हो सकता है सेल में। तो सेल में आसानी से एटीपी हाइड्रोलिसिस कैसे संभव है, इसके पीछे 2 बातें। पहली बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन जो है एटीपी हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट की, यानी एडीपी की और ऑर्थोफॉस्फेट की, वो बहुत कम है, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन चैनलाइज होती है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि ज़्यादातर एंजाइमेटिक रिएक्शंस में सिंपल एटीपी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता,
एज ए फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर। रादर उन एंजाइम्स का सबस्ट्रेट मैग्नीशियम एटीपी होता है, और इस वजह से ज़्यादातर जो एटीपी को काम में लेने वाले एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स मैग्नीशियम डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीमरेज एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स मैग्नीशियम पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेजेस, ओके, जैसे आरएनए पॉलीमरेजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दो बातें आपने देखी कि एटीपी का लिविंग सेल में हाइड्रोलिसिस इसलिए फेवरेबल है क्योंकि इसके जो हाइड्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, और दूसरी बात, सिंपल एटीपी किसी रिएक्शन के एंजाइम में पार्टिसिपेट ना करके मैग्नीशियम एटीपी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनमें डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी को काम में लिया जाता है, लेकिन यहां पे एटीपी सबस्ट्रेट या एंजाइम के साथ में कोवलेंटली बाइंड नहीं करेगा, सिर्फ नॉन कोवलेंटली बाइंड करेगा। ये कौन कौन सी रिएक्शंस है? जैसे साइक्लिक कन्फॉर्मेशन जहां प्रोटीन्स का होता है, साइक्लिक कन्फॉर्मेशन में चेंज होते हैं, कभी प्रोटीन ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया, फिर वापस ऐसा हो गया। ठीक है, जो कि मैकेनिकल मोशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो कहाँ काम आएंगे? मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन में काम आएंगे, जैसे एक्टिन मायोसिन वाला केस हमने देखा था। ऐसे ही साइक्लिक कन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि जो डीएनए के साथ में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी डीएनए पर मूवमेंट के लिए, इसी तरीके से राइबोसोम का एमआरएनए पर मूवमेंट के लिए, इन सब के लिए एटीपी डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ग्रुप ट्रांसफर यहां पर नहीं करता। इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे हेलिकेजेस, रेक ए प्रोटीन। हेलिकेजेस क्या काम करता है? डीएनए हेलिक्स को तोड़ता है, मतलब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है। रेक ए प्रोटीन, इसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? रेक ए प्रोटीन बहुत हाईली इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, रिकॉम्बिनेशन में भी ये काम में आता है, और इसके अलावा स्ट्रैंड इन्वेजन में काम में आता है, और कुछ जगह पर रेक ए जो होता है वो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटीज को परस्यू करवाता है। ओके, ऐसे ही कुछ सारे टॉपोइसोमरेजेस हैं जो कि डीएनए की टोपोलॉजी को चेंज करते हैं, वो सब भी एटीपी का डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस की एनर्जी को काम में लेते हैं। ओके, ऐसे कुछ और प्रोटीन्स है, जैसे जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, जिनको आप जी प्रोटीन बोलते हैं, सिग्नलिंग पाथवे में इन्वॉल्व होता है, उनमें भी एटीपी या जीटीपी को काम में लिया जाता है। ओके, अब इशू ये आता है कि एटीपी को ज़्यादा काम में क्यों लिया जाता है, जीटीपी उतना सेल में एनर्जी करेंसी के तौर पे क्यों नहीं देखा जाता, सीटीपी क्यों नहीं देखा जाता, टीटीपी क्यों नहीं देखा जाता, यूटीपी क्यों नहीं देखा जाता? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि यूजुअली हमारे पास में एटीपी बनाने के लिए एटीपी सिंथेज हैं, लेकिन जीटीपी बनाने के लिए और सीटीपी, टीटीपी, यूटीपी बनाने के लिए इस टाइप का एंजाइम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या फोटोफॉस्फोरिलेशन में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एटीपी बनेगा तो एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा होगा उसको एज ए एनर्जी करेंसी काम में लिया जाएगा। हालांकि फर्क नहीं पड़ता एटीपी है कि जीटीपी है, एनर्जी सब में मोर और लेस इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि ज़्यादातर रिएक्शंस में एटीपी कैसे एनर्जी देता है। तो एटीपी जो है वो बेसिकली ग्रुप ट्रांसफर करवाता है। कौन कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करवा सकता है? या तो फॉस्फोरिल ग्रुप को, या पायरोफॉस्फोरिल ग्रुप को, या एडिनाइलाइलिल ग्रुप को। एडिनिल ग्रुप नहीं है, एडिनाइलाइलिल ग्रुप है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये 2 स्टेप में ये प्रोसेस होती है। एनर्जी देने की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में वो इनमें से किसी ग्रुप को
या तो सबस्ट्रेट या एंजाइम के साथ में कोवलेंटली अटैच कर देगा और उसकी वजह से फ्री एनर्जी कंटेंट बढ़ा देगा। ओके, और दूसरी स्टेप में जो ग्रुप अटैच किया था उसको वापस डिस्प्लेस कर देगा, यानी वहां से वापस हटा लिया जाएगा। तो ये बेसिकली ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस होती हैं। अब यूजुअली देखा जाता है कि इसके पास में जो 3 फॉस्फेट हैं, इन तीनों फॉस्फेट में कहां पर अटैक होगा, कहां से वो तोड़ा जाएगा एटीपी। तो देखा जाए तो अल्फा, बीटा और गामा, ये जो 3 फॉस्फेट हैं, इन तीनों पर ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया है R18O, मतलब R कोई केमिकल ग्रुप है और ऑक्सीजन का हमने बेसिकली आइसोटॉप यहाँ पे काम में लिया है ताकि हम ये देखें कि कौन सा ऑक्सीजन अटैच हो रहा है। ठीक है, तो अगर टर्मिनल फॉस्फेट पे यानी गामा फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो एडीपी और फॉस्फोरिल ग्रुप वो जनरेट करेगा। अगर वो बीटा पे अटैक करेगा तो एएमपी और पायरोफॉस्फोरिल ग्रुप को वो जनरेट करेगा। पायरोफॉस्फोरिल ग्रुप का मतलब 2 फॉस्फेट आपस में, 2 ऑर्थोफॉस्फेट आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, और अगर अल्फा फॉस्फेट पे अटैक किया जाए तो एडिनाइलिल ट्रांसफर होगा, एडिनाइलिल ग्रुप जनरेट होगा। और ये एडिनाइलिल ग्रुप का किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस पे अटैच हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडिनाइलाइलेशन। और ये एडिनाइलाइलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फ्रेंड्स? देखिए, अगर बीटा और गामा के बीच में अटैक होता है, यानी ये फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड तोड़ा जाता है, तो एनर्जी इसमें से तकरीबन कितनी रिलीज होती है? 30 किलो जूल। ओके, लेकिन बीटा और अल्फा के बीच का फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड को अगर तोड़ा जाए तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 46 किलो जूल। ओके, एक बात तो ये, तो एडिनाइलिल प्रोसेस में कौन सा बॉन्ड तोड़ा जाएगा? बीटा और अल्फा का। तो 46 किलो जूल तो यहां से निकल गया और रिलीज क्या हो गया साथ में? पायरोफॉस्फेट। इस पायरोफॉस्फेट में भी, क्योंकि ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसको भी तोड़ा जाएगा और 19 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी और मिल जाएगी। तो एडिनाइलाइलेशन में कितनी एनर्जी मिली टोटल? 46 प्लस 19 कितना हो गया? ये 65 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसलिए एडिनाइलाइलेशन जो प्रोसेस है वो हाईली फेवरेबल है, थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल है, और जिन रिएक्शंस का होना बहुत मुश्किल होता है, अनफेवरेबल मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, उनको करवाने के लिए एटीपी एडिनाइलाइलेशन के थ्रू उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जैसे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, हम अच्छे से जानते हैं कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस में सिंपल अमाइनो एसिड कभी भी ऐड नहीं होता। उस अमाइनो एसिड का क्या होना होता है? एक्टिवेशन होना होता है। वो एक्टिवेशन का मतलब क्या है? उस अमाइनो एसिड के साथ में एएमपी ऐड होगा, और एएमपी ऐड होगा तभी ट्रांसफर आरएनए जो होता है, टी आरएनए जो होता है, वहां पर वो अमाइनो एसिड उसके 3 प्राइम एंड पे अटैच किया जा सकता है और एएमपी को वापस रिलीज करवा दिया जा सकता है। अगर सिंपल अमाइनो एसिड है जिसके साथ एएमपी जुड़ा हुआ नहीं है, यानी अमाइनो एसिड एडिनाइलेट नहीं बना है, तो टी आरएनए पर वो अटैच ही नहीं होगा, और टी आरएनए पर अटैच ही नहीं होगा तो कोई चांस ही नहीं बनता कि वो अमाइनो एसिड राइबोसोम तक पहुंच पाए, और राइबोसोम तक नहीं पहुंचा तो प्रोटीन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो दोस्तों, ये पूरी सी कहानी थी एटीपी की एज अ करेंसी। रेस्पिरेशन पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अच्छे से रिवाइज करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी को पूछ